स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। How are you? Hope you are doing well. So today's we have the topic metabolic alkalosis. So here is the introduction of metabolic alkalosis. So what is metabolic alkalosis? Right? So metabolic alkalosis is a condition characterized by an elevated blood pH due to an increase in bicarbonate concentration or loss of hydrogen ion. Alright. सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका एलिवेटेड होता है आपके ब्लड का जो पीएच है, राइट। ब्लड का जो पीएच है वो इंक्रीज होना, एलिवेटेड होना क्यों होता है? क्योंकि बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका इंक्रीज होता है। ऑलराइट, बाइकार्बोनेट जो होती है आपकी SCO3 वो आपके ब्लड के अंदर होती है। ऑलराइट, जैसे कि हम एक चाय बनाते हैं या फिर हम शरबत बनाते हैं तो जिसमें जिसमें हम उसमें नमक डालते हैं, हम चीनी डालते हैं, हम ग्लूकोज डालते हैं, राइट। इस तरीके का हम उसमें ऐड करते हैं। तो जितना हम उसमें ऐड करेंगे ब्लड के अंदर, जैसे आपके ब्लड सेल्स हो गए, आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, तो जितना ये इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। ऑलराइट, तो एलिवेटेड ब्लड का पीएच एलिवेटेड होता है ड्यू टू एन इंक्रीज बाइकार्बोनेट इंक्रीज होने की वजह से, एंड हाइड्रोजन आयन आपका और लॉस हाइड्रोजन आयन आपका लॉस होता है। अब हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा रहता है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका उतना कम, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन यदि हाइड्रोजन आयन कम रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी उसका लॉस होगा। ऑलराइट, so this disturbance in acid base balance often result from the various underlying condition। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, दिस डिस्टर्बेंस इन एसिड बेस बैलेंस का ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस अंडरलाइंग कंडीशंस। ये हो सकता है अलग अलग आपकी अंडरलाइंग कंडीशन हो सकती है, कुछ रूट कॉज हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड कैन हैव सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन लाइक आपका, अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, मतलब किस वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट जो कॉजेस आर हेयर वॉमिटिंग और नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। एक्सेसिव वॉमिटिंग होने की वजह से, और वॉमिटिंग हो गई तो इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब जो गैस्ट्रिक एसिड था उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, या फिर आपने सक्शनिंग बहुत ज़्यादा की है जिसकी वजह से आपके गैस्ट्रिक में जो एसिड था उसका लॉस हो जाना। सेकेंड वन है डायूरेटिक थेरेपीज। अब ऐसी मेडिसिन चल रही है जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, पर्टिकुलरली विथ लूप और थायसिड डायूरेटिक। अब जैसे कि आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें उसका लूप होता है, राइट। तो कुछ ऐसी डायूरेटिक होती है जो कि उसके लूप पर वर्क करती है, जैसे कि आपका थायसिड हो गया, है ना, फ्रूसेमाइड हो गया, लाइसिक्स हो गया, जो कि आप जनरली हॉस्पिटल में प्रैक्टिस में यूज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का इनटेक एक्सेस होना, इंक्रीज होना, ज्यादा होना, ऑफन क्यों होता है, ऑफन फ्रॉम द एंटासिड और बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट। ऑफन फ्रॉम एंटासिड की वजह से, बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट की वजह से ये इंक्रीज हो सकता है, एडिशनली आप इनटेक कर रहे हैं उसकी वजह से आपको हो सकता है। नेक्स्ट आपका हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मीन्स आपका लो पोटेशियम लेवल का आपका लो होना, इसकी वजह से भी कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज हो जाता है। क्रॉनिक डायरिया होने की वजह से, क्रॉनिक डायरिया भी आपको लीड करता है बाइकार्बोनेट के लॉस को। देन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का आपका एक्सेस होना, इंक्रीज होना। सो कंडीशन लाइक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, राइट। कौन सी कंडीशन में आपका हो सकता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। और क्यूसिंग सिंड्रोम जो होता है उस कंडीशन में अक्सर ये देखने को मिल जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर इसकी प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग और जीआई सक्शनिंग की वजह से, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग की वजह से ये हो सकता है। यूज ऑफ डायूरेटिक की यूज करने की वजह से हो सकता है, रीनल डिसीज की वजह से हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मीन्स COPD, जो कि एक क्रॉनिक डिसीज होती है आपके लंग्स में, जिसमें आपका ब्रीथलेसनेस होता है।
सो एज कंपेंसेशन, अब बॉडी क्या करती है, उसका कंपेंसेट करती है। आपके हाइड्रोजन आयन हो गए, राइट, आपका बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है, तो बॉडी की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में जाती है एज कंपेंसेशन ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो उसे कंपेंसेट करती है, तब भी आपको इंक्रीज हो सकता है। या फिर ओवर यूज ऑफ एंटासिड, एंटासिड मेडिसिन के ओवर यूज करने की वजह से एंटी एसिडिक जो मेडिसिन आती है ना, तो उनका ओवर यूज करने की वजह से आपको ये हो सकता है। एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, जो हम डायरेक्ट आईवी के थ्रू जो मेडिकेशन लेते हैं, जिसमें स्पेशली बाइकार्बोनेट रिच है, तो वो भी ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। सो शैल वी मूव ऑन। सो हेयर इज द पैथोफिजियोलॉजी। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, राइट। So metabolic alkalosis develop when there is significant loss of hydrogen ion or a gain in bicarbonate. This can be due to, अब वो ये किस वजह से हो सकता है, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन रिजल्ट इन डिक्रीज इन HCl राइसिंग बाइकार्बोनेट इन द ब्लड। लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन का आपका लॉस होना, रिजल्ट किस वजह से हो सकता है, रिजल्ट इन डिक्रीज HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका डिक्रीज हो जाना, बाइकार्बोनेट का आपका इंक्रीज होना, करेक्ट, इसमें आपके ब्लड के अंदर में, तो इस वजह से हो सकता है। कुछ आप डायूरेटिक ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो डायूरेटिक की वजह से अब ये लॉस होने की वजह से क्या होगा, मीन्स कि आपका जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप क्यों हो रहा है, व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट लॉस, हाइड्रोजन का आपका सिग्निफिकेंटली लॉस होना, हाइड्रोजन आयन का, और गेन होना बाइकार्बोनेट का। अब हाइड्रोजन जितना लॉस होगा उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ज़्यादा हो रहा है। तो हाइड्रोजन आयन जितने लॉस होंगे उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा उतना कॉन्सेंट्रेशन उसका कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, राइट, सॉरी कम रहेगा। तो इस तरीके से अब ड्यू टू, अब ये हुआ तो लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अब इसके बाद क्या हुआ, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसका लॉस हुआ, रिजल्ट इन क्यों हुआ, हाइपोक्लोरिक आपका डिक्रीज हुआ, बाइकार्बोनेट आपका रेस हुआ ब्लड में, उसके बाद कुछ डायूरेटिक आपने ऐसी ली, कॉज ऑफ लॉस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम का लॉस हुआ, एंड लीडिंग टू इंक्रीज रीनल बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन, जो कि आपका लीड करता है कॉजेस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इंक्रीज रीनल एंड बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करता है। हाइपोकैलेमिया आपका कॉजेस इंट्रासेल्युलर शिफ्टिंग, हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, आपका इंट्रासेल्युलर में आपका शिफ्ट हो जाता है, राइट, इसकी वजह से आपको हो सकता है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइड्रोजन आयन आउट ऑफ द सेल। अब एक तो सेल के इनसाइड होते हैं और एक होता है आउट, है ना, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। सो आउट ऑफ द सेल इन एक्सचेंज फॉर द पोटेशियम रिचिंग ब्लड, हाइड्रोजन आयन आउट ऑफ सेल, अभी सेल के बाहर चले गए इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम। अब पोटेशियम एक्सचेंज की वजह से आपका रेज हो गया ब्लड का पीएच। देन रीनल मैकेनिज्म, अब रीनल का इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, मतलब इसका रूट कॉज क्या, मतलब किस तरीके से हो रहा है, तो रूट में जाके हम देख रहे हैं, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इसका गहराई तक उस तरीके से कॉज हो रहा है। तो इसमें क्या आता है आपका, इम्पेयर्ड एक्सर्शन बाइकार्बोनेट ड्यू टू वॉल्यूम डेप्लीशन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। नाउ वी आर टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसका हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फर्स्ट है न्यूरोलॉजिकल, राइट, आपके न्यूरो में क्या क्या आपका सिम्टम हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, आप प्रॉपर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, डिजीनेस होगी, आपको चक्कर आएगा, घबराहट होगी, इरिटेबिलिटी होगी, राइट, एंड आपको सीजर भी आएगा, राइट। सो दिस इज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, क्या होना, कंफ्यूजन होना, इनडिसाइसिवनेस होना, प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाना, कंफ्यूजन होना, फॉरगेटफुलनेस होना, राइट, डिजीनेस होना, इरिटेबिलिटी होना, सीजर होना। नेक्स्ट आपका मस्कुलो स्केलेटल, मीन्स आपके मसल्स में और स्केलेटल में क्या क्या हो सकते हैं।
सो मसल्स ट्विचिंग होना, मसल्स में आपकी एटन होना, क्रैम्प्स होना, टिटेनी होना, सो देयर इज दिस इज द मसल्स, ये मस्कुलो स्केलेटल। नेक्स्ट कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर में क्या होंगे, आपके हार्ट में आपका अरिथमियास होना है ना, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज होना, डिसअरिथमिया होना ड्यू टू हाइपोकैलेमिया की वजह से, एंड एज वेल हाइपोटेंशन होना। नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, आपका कंपेंसेटरी हाइपोवेंटिलेशन, राइट। अब कंपेंसेट करने की वजह से आपका वेंटिलेशन क्या होना, हाइपो होना। हाइपो मीन्स की कम होना, राइट। डिक्रीज ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट आपका डिक्रीज हो जाना, गुड इट। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। जीआई में क्या होता है, नोसिया होना, वॉमिटिंग होना, एनोरेक्सिया होना। सो दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसके ये यदि सिम्टम्स वगैरह है तो हम एक हाइपोथेसिस लगा सकते हैं पेशेंट को ये हुआ रहेगा। आफ्टर हम प्रोविजनल डायग्नोस बना सकते हैं बट नॉट फाइनल। आफ्टर जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, वट जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर कंडीशन, फिर हम डिसाइड करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एबीजी। एबीजी जो होता है यहाँ पर आपका प्राइमरी, आपका फर्स्ट चॉइस होती है जो आपको कराना होता है टेस्ट में, कोट इट। तो एबीजी कराएंगे, एबीजी एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे एलिवेटेड पीएच। पीएच कितना आएगा आपका, मोर देन 7.45, एंड इंक्रीज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी आपका इंक्रीज होगा, कितना होगा, 60 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर में। तो इसकी एक रिपोर्ट आती है प्रिंटेड, डायरेक्ट जो मशीन प्रिंट देती है वो भी आता है पेपर प्रिंट, और जो हम प्रिंट करके निकालते हैं, तो जो भी आप उसमें चेक करेंगे तो आपका जो पीएच है वो कितना आएगा, मोर देन 7.45, और बाइकार्बोनेट आएंगे आपके मोर देन 26 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर, गुड इट। एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो आपका रहेगा टू आइडेंटिफाई हाइपोकैलेमिया। सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो आपका होगा, जो आप आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोक्लोरेमिया। किसको आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें, हाइपोकैलेमिया और हाइपोक्लोरेमिया। एंड नेक्स्ट आपका यूरिन क्लोराइड। यूरिन क्लोराइड में आप चेक करेंगे तो आपका लो यूरिन आएगा, लेस देन आपका 20 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर इन वॉल्यूम डिप्लीशन, in volume depletion state high, and आपका 20 मिली इक्विवेलेंट मिनरेलो कॉर्टिकोइड भी आपका एक्सेस आएगा। ईसीजी में भी आपका चेंजेस आएगा। जब आप ईसीजी चेक करेंगे तो आपको कार्डियक अरिथमियास होना ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से। कार्डियक अरिथमिया मीन्स आपका हार्ट रेट आपका इंक्रीज होना है, रेगुलर हार्ट बीट होना, तो ये भी आपको हो सकता है। एंड सम ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट, अब हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, सो ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी मस्कुलर एक्टिविटी एज वेल आपके कार्डियक को पंप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए, आपके लंग्स को, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है ताकि पेशेंट आएगा तो आप उसे इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, राइट। सो अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट and practical is also, alright. But you have only practical knowledge, but you didn't aware what about the disease, what is the sign and symptom, what is the condition, what is the management, what is pathophysiology. So you don't have seriousness about that disease, alright. So पर आपको पता होगा तो आप seriously उसे manage करेंगे, alright. सो नेक्स्ट है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉज, जो भी अंडरलाइंग कॉज है उनको एड्रेस करना, ट्रीट करना, लाइक वॉमिटिंग हो गया, डायबिटिक थेरेपी को एडजस्ट करना, करेक्ट करना हाइपोकैलेमिया को, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपका कम हुआ है पोटेशियम एंड क्लोराइड को रिप्लेस करना, काउंटर मेडिकेशन देना, आईवी फ्लूइड को रिप्लेस करना, आइसोटोनिक सलाइन टू करेक्ट वॉल्यूम डिप्लीशन, ऑलराइट। देन है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड ये क्या होता है भैया, अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर टू इंक्रीज रीनल बाइकार्बोनेट एक्सेप्शन। ये क्या होती है, कार्बोनिक
एनहाइड्रेस इनहिबिटर होती है जो कि आपका इंक्रीज करती है रीनल बाइकार्बोनेट एक्सर्शन को। नेक्स्ट आपका डायलिसिस। डायलिसिस इन सीवियर केसेस विथ रीनल इम्पेयरमेंट। इफ सीवियर केसेस है, रीनल इम्पेयरमेंट है, तो हम पेशेंट का डायलिसिस भी करा सकते हैं। राइट, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। तो हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। हियर इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स आपका क्या रोल रहेगा? सो एज ए नर्स यू हैव टू लिसन केयरफुली। सो फर्स्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या करना है? रेगुलर एबीजी एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। इलेक्ट्रोलाइट लेवल को और एबीजी को रेगुलर आपको मॉनिटर करना होगा। पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट क्या आ रहे हैं, पेशेंट का एबीजी क्या है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट कितना चल रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी होती है दिन में 2 बार 3 बार एज पर कंडीशन है या अल्टरनेट डे। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रोलाइट तो आपको डेली चेक कराना ही होता है, साथ ही साथ आपको एबीजी भी दिन में 2-3 बार एज पर कंडीशन एज पर डॉक्टर के ऑर्डर आपको करना होता है। Got it? नेक्स्ट आपका मॉनिटर वाइटल साइन। अब जो भी वाइटल साइन आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना है, स्पेशली हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट। ऑलराइट, असेसमेंट। असेसमेंट क्या करेंगे? ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मसल्स क्रैम्प्स, अरिथमियास, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट फॉर चेंज इन मेंटल स्टेटस। राइट, सो दिस इज द असेसमेंट। पेशेंट को आपको ऑब्जर्व करना है, साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, मसल्स क्रैम्प्स को, अरिथमियास को, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को फॉर चेंज इन मेंटल स्टेटस। पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करना है अबाउट द साइन एंड सिम्टम के बारे में, प्रॉपर यूज ऑफ डायूरेटिक और एंटासिड के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिच डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, सपोर्टिव केयर के बारे में, क्या क्या सपोर्टिव केयर रोल ले सकता है उसके बारे में आपको एजुकेट करना है। इंश्योर करना है पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक को। राइट, सो हाइड्रेट होना, फ्लूइड इनटेक होना भी बहुत नेसेसरी होता है। समटाइम डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये हो जाता है। इसके बाद आपको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स फॉर सिम्टम्स लाइक नोजिया, सेफ्टी मेजर्स एंड इम्प्लीमेंट फॉल प्रिकॉशन ड्यू टू डिजीनेस और वीकनेस। सेफ्टी मेजर बिकॉज ऑफ डिजीनेस, वीकनेस होने की वजह से फॉल हो सकता है पेशेंट, तो उसको हमको प्रिवेंट करना है। सो हेयर इज द कंक्लूजन। नाउ लेट्स क्विकली हम इसे सम अप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के बारे में देखा। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एसिड आपका डिसऑर्डर होता है एंड इसमें आपके जो हमने इसका पैथोफिजियोलॉजी देखा, कॉजेज देखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रोलाइट को करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट हम इसके बारे में ऑलरेडी हमें नॉलेज होगा तो हम इसे प्रॉपरली रिकवर कर पाएंगे, सेफ्टली हम इसे रिकवर कर पाएंगे। राइट, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्लड का पीएच है वो इंक्रीज हो जाता है इन बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन का और हाइड्रोजन आयन का लॉस होने की वजह से, और आपका डिस्टर्ब हो जाता है एसिड बेस बैलेंस आपका पीएच, जिसकी वजह से आपको किस वजह से हो सकता है? वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, डाययूरेटिक थेरेपी की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव बाइकार्बोनेट की वजह से हो सकता है, हाइपोकैलेमिया की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया की वजह से हो सकता है ना, रीनल डिसीज की वजह से हो सकता है, सीओपीडी की वजह से हो सकता है, ओवर यूज ऑफ एंटासिड की वजह से आपको हो सकता है। साइन एंड सिम्टम आपको न्यूरोलॉजी में कंफ्यूजन देखने को मिलता है, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, सीजर, मस्कुलो स्केलेटल में आपका मसल्स क्रैम्प होना, टेटनी होना, कार्डियोवेस्कुलर में अरिथमियास होना, हाइपोकैलेमिया होना एंड हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी में हाइपोवेंटिलेशन, जीआई में नोसिया, वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। डायग्नोस्टिक में हमने दिखा एबीजी, इलेक्ट्रोलाइट, ईसीजी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन क्लोराइड। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तेरे दर पे सिर झुकाया